नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस सत्र 2024-25 के प्रथम प्रश्न पत्र पोल 301 जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसके प्रश्न पत्र का विभिन्न प्रश्नों का अवलोकन करेंगे जो कि आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों हेतु अति उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रश्न संख्या 1, तुलनात्मक राजनीति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो तुलनात्मक राजनीति का मुख्य संबंध विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करने से है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसी सरकार को दर्शाता है जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है? तो यह पूंजीवाद से संबंधित है। प्रश्न संख्या 3, तुलनात्मक राजनीति हमें समझने में सहायता करती है। तो क्या समझने में सहायता करती है? इसका आंसर बी होगा, विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में सामान्य पैटर्न को। प्रश्न संख्या 4, तुलनात्मक राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक भिन्नताओं और समानताओं को समझना तुलनात्मक राजनीति का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 5, तुलनात्मक राजनीति में किसका अध्ययन शामिल है? तो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम सरकार की संरचनाओं का, राजनीतिक संस्कृतियों का और राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं तीनों का ही अध्ययन करते हैं। अतः यहाँ पर उपरोक्त सभी विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 6, तुलनात्मक राजनीति के दायरे में एक प्रमुख क्षेत्र है। तो यह कानूनी प्रणालियों का तुलनात्मक विश्लेषण है। प्रश्न संख्या 7, तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता है। इसका उत्तर विकल्प बी होगा, सर्वोत्तम प्रथाओं को खोजने के लिए विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण। प्रश्न संख्या 8, तुलनात्मक राजनीति का एक मुख्य लाभ है। तो इसका मुख्य लाभ है अन्य देशों की राजनीतिक प्रयोगों से सीखना। प्रश्न संख्या 9, कौन सा सिद्धांत बताता है कि आर्थिक कारक राजनीतिक संरचनाओं के मुख्य चालक हैं? यह मार्क्सवादी सिद्धांत बताता है। प्रश्न संख्या 10, तुलनात्मक राजनीति में व्यवहारवाद किस पर जोर देता है? तो व्यवहारवाद आपके डाटा कलेक्शन और अनुभवजन्य शोध पर बल देता है। प्रश्न संख्या 11, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति का तात्पर्य क्या है? तो राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत समाज के अंदर राजनीति के संबंध में जो साझा विश्वास, मूल्य और मानदंड होते हैं वो शामिल यहाँ पर होते हैं। प्रश्न संख्या 12, पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य है लाभ को अधिकतम करना। सॉरी, यहाँ पर लाभ जो है कि वाटरमार्क के पीछे छुप गया है, लाभ को अधिकतम करना होता है। प्रश्न संख्या 13, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच एक मुख्य अंतर क्या है? तो पूंजीवाद लाभ को प्राथमिकता देता है, वहीं समाजवाद समानता की बात करता है, समानता को प्राथमिकता देता है। तो विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 14, पूंजीवाद के संदर्भ में अदृश्य हाथ किसने गढ़ा? तो ये अदृश्य हाथ शब्द एडम स्मिथ के द्वारा गढ़ा गया है। एडम स्मिथ की बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशंस है और अर्थशास्त्र से संबंधित ये विद्वान है। प्रश्न संख्या 15, एक पूंजीवादी प्रणाली में आर्थिक असमानताओं को अक्सर किसके द्वारा उचित ठहराया जाता है? तो योग्यता और व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा उसे उचित ठहराया जाता है आर्थिक असमानताओं को। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सी उदार लोकतंत्र की आलोचना है? उदार लोकतंत्र की आलोचना यह की जा सकती है कि यह आय असमानता को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर सकता, एडजस्ट नहीं कर सकता या समाप्त नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या 17, हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार और हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो हालांकि यह है तो साम्यवाद से संबंधित, लेकिन साम्यवाद ना होने के कारण यहाँ पर समाजवाद ही विकल्प सही होगा। समाजवाद में ये कहा गया है कि हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य और हर किसी को उसके कार्यानुसार वेतन की बात वहाँ पर की गई है। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि समाजवाद की आगे की अवस्था ये साम्यवाद है। प्रश्न संख्या 18, समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की आम आलोचना कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा, नवाचार के लिए प्रोत्साहन की कमी। प्रश्न संख्या 19, लोकतांत्रिक समाजवाद का तात्पर्य है
इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा, एक व्यवस्था जो लोकतांत्रिक शासन को समाजवादी सिद्धांतों के साथ जोड़ती है। प्रश्न संख्या 20, औपनिवेशीकरण के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि नव स्वतंत्र राज्य आर्थिक रूप से पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों पर निर्भर रहते हैं? यह निर्भरता सिद्धांत या डिपेंडेंसी थ्योरी का मानना है। प्रश्न संख्या 21, कौन सा सिद्धांत स्वतंत्र देशों पर आर्थिक या राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से पूर्ण औपनिवेशिक शक्तियों के प्रभुत्व को संदर्भित करता है? तो यह नव औपनिवेशिकतावाद या नव उपनिवेशवाद संदर्भित करता है। प्रश्न संख्या 22, 1961 में किस संगठन की स्थापना के नए स्वतंत्र हुए देशों को समर्थन देने के लिए की गई थी? तो यह 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना बेलग्रेड में की गई थी। प्रश्न संख्या 23, ब्रिटिश संविधान में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत क्या है? तो ब्रिटिश संविधान में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का आशय है संसद को सर्वोच्च कानूनी अधिकार है। प्रश्न संख्या 24, ब्रिटेन के संविधान से संबंधित विधि के शासन का तात्पर्य क्या है? विधि के शासन का आशय सभी नागरिक और सरकार कानून के अधीन है। प्रश्न संख्या 25, कौन सा सिद्धांत ब्रिटिश संसद की शक्तियों को सीमित करता है? तो विधि का शासन, कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ वहाँ पर संसद की शक्तियों को सीमित करता है। संख्या 26, यूनाइटेड किंगडम में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण कौन है? तो हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था वहाँ भी कर दी गई है, फिर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स को वहाँ सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण माना जाता है और पूर्व में यह रहा भी है, क्योंकि अंतिम रूप से अपील हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ही वहाँ पर की जाती है। प्रश्न संख्या 27, अधिकार विधेयक 1689 ने किसकी शक्तियों को सीमित किया? तो राजतंत्र की शक्तियों को इसके द्वारा सीमित किया गया था। 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति आप सभी लोग जानते होंगे। उसके बाद 1689 में ब्रिटेन में अधिकार विधेयक लाया गया था। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किस निकाय के पास अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति है? तो अमेरिकी कांग्रेस का जो लोकप्रिय सदन है प्रतिनिधि सभा, वह महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ करता है और उसके बाद सीनेट उसकी जांच करती है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, प्रतिनिधि सभा। प्रश्न संख्या 29, विदेश नीति में अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका में किस शक्ति का समावेश होता है? तो संधियों की पुष्टि करना यह तो सीनेट के द्वारा किया जाता है। संधियों पर बातचीत करना राष्ट्रपति के अधीन जो है मंत्रिमंडल में शामिल लोग वो करते हैं। कानून पारित करने का कार्य राष्ट्रपति करता नहीं है, राज्य कानून पारित करने का, इसीलिए युद्ध की घोषणा करना यह विकल्प यहाँ पर सही होगा। यह राष्ट्रपति एक कार्यपालिका अध्यक्ष के रूप में करता है। प्रश्न संख्या 30, चुनाव में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए एक उम्मीदवार को कितने इलेक्टोरल वोट प्राप्त होने चाहिए? तो 270 उसको इलेक्टोरल वोट वहाँ पर प्राप्त होने चाहिए, तब वह राष्ट्रपति बन सकता है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। यदि वैधानिक संशोधन भी करेंगे तो पुनः उसका जो है कि वैधानिकता की जांच कर सकता है। प्रश्न संख्या 32, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी में सर्वोच्च पद किसके पास होता है? तो यह जनरल सेक्रेटरी या महासचिव के पास वहाँ पर सर्वोच्च पद होता है कम्युनिस्ट पार्टी का। प्रश्न संख्या 33, देंग शियाओपिंग द्वारा शुरू की गई सुधार और खुलेपन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह चीन को वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करना और विदेशी निवेश आकर्षित करना था। प्रश्न संख्या 34, चीनी विशेषताओं वाला समाजवाद शब्द का अर्थ है, इसका आशय है समाजवाद और पारंपरिक चीनी मूल्यों का संयोजन, अतः यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। प्रश्न संख्या 35, स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो संघीय प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ की मुख्य विशेषता है। इनमें से जो यह विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 36, स्विट्जरलैंड में संघीय जनमत संग्रह आमतौर पर कितनी बार होता है? तो देखिए हर 10 साल में यह तो व्यावहारिक नहीं है,
5 साल में होना यह भी व्यावहारिक नहीं है, हर महीने होना यह भी व्यावहारिक नहीं है, वर्ष में 2 बार व्यावहारिक है। हालांकि इसका डाटा जो दिखा रहा है वह वर्ष में 4 बार दिखा रहा है, लेकिन यहाँ विकल्प उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हम विकल्प बी को यहाँ पर सही मान के चलेंगे, वर्ष में 2 बार। प्रश्न संख्या 37, स्विट्जरलैंड में नए कानून प्रस्तावित करने के लिए नागरिकों के पास निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक साधन है? तो नए कानून प्रस्तावित करने के लिए लोक पहल, जिसको इनिशिएटिव भी कहा जाता है, यह नागरिकों के पास जो है कि साधन है। प्रश्न संख्या 38, स्विट्जरलैंड में राज्य के प्रमुख का आधिकारिक खिताब किसके पास होता है? तो स्विस परिसंघ के राष्ट्रपति के पास राज्य के प्रमुख का आधिकारिक खिताब होता है। हालांकि वहाँ की जो कार्यपालिका है वो बहुल होती है और कार्यपालिका में कुल 7 सदस्य मेंबर होते हैं। उन्हीं में से प्रत्येक वर्ष एक एक वर्ष के लिए एक एक व्यक्ति अध्यक्ष बनता है, उसे राष्ट्रपति हम कहते हैं। प्रश्न संख्या 39, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का चयन कैसे किया जाता है? तो संघ में परिषद के सदस्यों के बीच वार्षिक चक्रानुक्रम, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 7 सदस्य होते हैं, उन्हीं में से प्रत्येक वर्ष के लिए एक एक सदस्य को राष्ट्रपति बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 40, स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन करने का अधिकार वहाँ की संसद के पास है और जनता के पास भी है, लेकिन यहाँ पर संसद न दे करके उसके दोनों अंगों संघीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद का उल्लेख कर दिया गया है, और कैटन तो होगा नहीं, इसीलिए विकल्प बी यहाँ पर सही है। जनमत संग्रह के माध्यम से नागरिक वहाँ पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 41, स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली में सहमति का सिद्धांत क्या है? तो सहमति का सिद्धांत, इसका आशय है कि जो स्विट्जरलैंड में प्रमुख राजनीतिक दल हैं उन्हें संघीय सत्ता में बराबर भागीदारी मिले, उनके जो भी प्रतिनिधित्व है उनको वहाँ पर मिले, सबको प्रतिनिधित्व मिले, यही वहाँ पर सहमति का सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 42, किस विचारधारा ने यूरोपीय औपनिवेशिकता को नस्लों के बीच प्राकृतिक चयन के रूप में उचित ठहराया? यह सामाजिक डार्विनवाद का मानना है। प्रश्न संख्या 43, नव औपनिवेशिकवाद में अक्सर निम्नलिखित में से किसके माध्यम से नियंत्रण शामिल है? तो सांस्कृतिक संस्थान और व्यापार नीतियाँ, इनके माध्यम से नियंत्रण शामिल है। सैनिक शक्ति के माध्यम से नहीं और प्रत्यक्ष शक्ति के माध्यम से नहीं, क्योंकि यह तो औपनिवेशिकवाद की विशेषता है। नव औपनिवेशिकवाद जो है सांस्कृतिक संस्थान और व्यापार नीतियाँ विशेष करके उनके द्वारा नियंत्रित करते हैं। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा नव औपनिवेशिक प्रभाव का एक मुख्य प्रमुख साधन है? तो देखिए, नव औपनिवेशिक प्रभाव का एक साधन तो आपके मानवीय सहायता भी हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी है, लेकिन यहाँ प्रमुख साधन पूछा है तो प्रमुख साधन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते होगा। इसका विकल्प बी सही होगा, क्योंकि व्यापार के नियम बना करके जो है कि दूसरे देशों की शासन सत्ता में हस्तक्षेप किया जाता है, इसे हम नव औपनिवेशवाद कहते हैं। तो इसका उत्तर विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 45, किस विद्वान का संबंध तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से है? गैब्रियल आमंड यहाँ पर सही उत्तर है, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 46, सिविक कल्चर नागरिक संस्कृति की अवधारणा से जुड़े मुख्य विद्वान कौन है? तो गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्बा यहाँ पर सही उत्तर है, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 47, सिविक कल्चर मॉडल में किन प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों के पहलुओं का संयोजन है? तो इसमें पेरुशियल, सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट, यह विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 48, कन्फ्यूशियस का मानना था कि आदर्श शासक को किसके माध्यम से नेतृत्व करना चाहिए? तो कन्फ्यूशियस का मानना था कि नैतिक उदाहरण और गुण के माध्यम से आदर्श शासक को शासन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 49, चीन में सर्वोच्च नेता कौन से 3 मुख्य पद धारण करता है? तो सर्वोच्च नेता सीपीसी के महासचिव का पद, राष्ट्रपति पद और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष का पद जो है कि धारण करता है, अतः विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न संख्या 50, चीन की राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य वैचारिक आधार क्या है? तो चीन की राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य वैचारिक आधार
मार्क्सवादी लेनिनवादी विचार और माओ के विचार हैं वर्तमान व्यवस्था का देखें। हालांकि इसका कन्फ्यूशियसवाद भी हो सकता है क्योंकि कन्फ्यूशियस के विचारों से भी प्रभावित है, पर मूल रूप से चूंकि वहाँ पर साम्यवादी शासन व्यवस्था है तो मार्क्सवाद लेनिनवाद और माओ के विचार वहाँ पर उससे वह प्रभावित है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। मुझे आशा है कि यह वीडियो आप सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।